नमस्कार दोस्तों, जागृति क्लासेस के ऑनलाइन प्रोग्राम में आपका स्वागत है। संधि प्रकरण को हमने प्रारंभ किया था और संधि प्रकरण में हम व्यंजन संधि पर चर्चा कर रहे थे। आज व्यंजन संधि की लास्ट क्लास है अपनी। व्यंजन संधि में हमने 5 स्थितियों की चर्चा की, जिसमें से हम प्रारंभिक 2 स्थितियों पर विचार कर चुके हैं, चर्चा कर चुके हैं, जिसमें प्रथम वर्ण में परिवर्तन के नियम हम पढ़ चुके हैं। दूसरी स्थिति थी द्वितीय वर्ण में परिवर्तन के नियम, उन पर हम चर्चा कर चुके हैं। आज जो स्थिति है वो 3 स्थितियों पर आज हम चर्चा करेंगे, जिसमें पहली स्थिति है, जिसको हम यहाँ पे तीसरी स्थिति लिखेंगे हम, जिसमें दोनों व्यंजन में परिवर्तन होगा। ठीक है, यानी कि इसमें दोनों वर्ण, दोनों व्यंजन चेंज होंगे। चौथी स्थिति इसमें रहेगी व्यंजन आगम संधि, यानी कि व्यंजन का आगम होगा। और 5वीं स्थिति रहेगी व्यंजन लोप संधि। तो आज हम इन तीनों स्थितियों पर क्रमशः विचार करेंगे। आइए पढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लेते हैं दोनों व्यंजन में परिवर्तन के नियम। दोनों व्यंजनों में परिवर्तन के नियम। ठीक है, यानी कि प्रथम वर्ण और दूसरा वर्ण, संधि में 2 वर्ण पास पास आते हैं और पास पास आने के फलस्वरूप उनमें विकार उत्पन्न होता है, और विकार नहीं है तो संधि नहीं कहलाएगी, संयोग कहलाएगा। और अगर दोनों में से कोई भी वर्ण बदलता है, परिवर्तन होता है, तभी वो संधि की सीमा में आएगा। और जिस स्थिति की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर दोनों ही वर्ण चेंज होंगे। ठीक है, दोनों ही वर्ण बदलेंगे। देखिए क्या है इनके नियम। सबसे पहला और महत्वपूर्ण नियम है इसका, तैदय के बाद में अगर शय आए, तैदय के बाद में अगर शय आए, ये तालव्य शय है जिसकी चर्चा हमने वर्णमाला में की है। अगर तैदय के बाद में शय आए तो ये दोनों वर्णों में बदलाव होगा। बदलाव क्या होगा? तैदय तो बदल जाएगा च वर्ण में और शय बदल जाएगा छ वर्ण में। बहुत ही महत्वपूर्ण संधि है, बहुत सारे सवाल एग्जाम में इसमें से आते हैं। पहले मैं उन कुछ शब्दों की यहाँ चर्चा करूँगा, कुछ शब्द लिखूँगा तो आपको याद आ जाएगा कि हाँ, ये वाले शब्द अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए, शरद शोभा। ठीक है, अभी हम इसका विच्छेद करेंगे। ये संधि करके बना हुआ शब्द है। हमने कहा तैदय च में बदलेगा, शय छ में बदलेगा। जहाँ भी हमें च छ नजर आए वहाँ हमारा ध्यान इस संधि पर एक बार जरूर जाना चाहिए। दूसरा शब्द है इसका जगत श्रेय। ठीक है, तीसरा शब्द है उच्छृंखल। ठीक है, एक ये शब्द भी श्रीमच्छरद चंद्र। ठीक है, श्रीमच्छरद चंद्र भी हो सकता है, चंद्र भी हो सकता है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, पर ये शब्द है जो परीक्षा में पूछा जाता है। श्रीमच्छंकराचार्य, ये शब्द भी परीक्षा में पूछा जाता है। अब हम एक बार, ये मैंने कुछ इंपॉर्टेंट शब्द लिखे हैं जो परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है। एक और शब्द लिख लेते हैं, मृच्छकटिकम। ठीक है, मृच्छकटिक। ठीक है, अब ये वो शब्द हैं जो अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं।
हमने नियम बता दिया। आपको समझ में आ रहा होगा कि जहाँ पर छे आ रहा है वहाँ पर हम इस संधि की चर्चा करेंगे। इसका मतलब यहाँ से ये शब्द टूटेगा और अपने मूल वर्णों में ये परिवर्तित हो जाएगा, तो इसको विच्छेद कहेंगे। देखिए हम एक पहला वाला एग्जाम्पल यहाँ से लेते हैं। अब देखिए इसमें ये भी दिक्कत आएगी आपको कि इसको शरत कहें या शरद कहें। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना कि जो वैसे एग्ज़ाम में ऑप्शन में वो दोनों विकल्प शायद ही देगा, पर अगर इस तरह के विकल्प दे दे तो आपको तय वाले वर्ण को प्राथमिकता यहाँ पे देनी है। जैसे शरद या शरत, शरत शरद और चंद्र। ठीक है, देखते हैं हम संधि। यहाँ तय है, यहाँ दे है, एक ही बात है। ये दोनों किस में बदल रहे हैं? च में। अब शब्द तो हमारे पास एक ही होगा, या तो शरद होगा या शरद होगा। ये तो बदल जाएगा च में। ठीक है, यहाँ पे आप शशांक लिखें इसकी जगह शोभा। अच्छा, ये वाला शब्द ले रहे हैं ना हम, तो आप इसमें शब्द लें शोभा। ठीक है, अब आप देखिए शरद के बाद में शोभा यानी श आ रहा है, तो श किस में बदलेगा? ये बदल जाएगा छ वर्ण में बदल जाएगा। अब इन दोनों को आप मिला दें तो ये बन जाएगा शर आधा च। अब आप ये ध्यान रखना कि ये जो वर्ण परिवर्तन है वो अर्ध वर्ण में ही होता है, पूरे वर्ण में कभी इस तरह का परिवर्तन नहीं होगा। क्योंकि अगर ये पूरा वर्ण, वैसे तो ये शरत सही नहीं है, और अगर ये पूरा वर्ण होगा तो ये तो स्वर आ गया, तो यहाँ हमारा नियम काम नहीं करेगा। शर च, ये च में बदल गया आधे में, उसके बाद में छ वर्ण आएगा इस तरह। ठीक है, क्योंकि ओ की मात्रा लगी हुई है छ में, तो यहाँ पे इस आधे वर्ण को ऐसे लिखा जाएगा, ये बन जाएगा शरद शोभा, यानी शरद ऋतु की शोभा के लिए शब्द आया है। कई बार परीक्षाओं में ये शब्द पूछा गया है। तो छे जहाँ भी आए वहाँ पर आपको इस चीज़ को एक बार ध्यान रखना है। वैसे तो देखिए एक शब्द और है स्वच्छंद। ये शब्द भी में भी छे आ रहा है, लेकिन जब इस शब्द के नियम की आप चर्चा करेंगे, इसका विच्छेद करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि ये नियम इस संधि का नहीं है। क्योंकि अगर आप इसको तोड़ना चाहोगे यहाँ से, तो या तो बनेगा ये स्वत प्लस शंद, तो ये तो दोनों ही शब्द रॉन्ग है इस संधि में। इसका मतलब इस वाली संधि से ये काम नहीं कर रहा है। ये जिस संधि में काम करेगा उसकी चर्चा आज हम करने वाले हैं, हम करेंगे। इसका संधि विच्छेद होगा स्व प्लस छंद। तो आपको जहाँ छे नजर आ रहा है वहाँ एक तो ये नियम पे ध्यान देना है आपको, और दूसरे इस वाले नियम पे ध्यान देना है जिसकी हम चर्चा करेंगे व्यंजन आगम संधि में। इसमें क्या होगा कि स्वर, क्योंकि इसमें स्वर है, स्वर के बाद में अगर छ आए तो यहाँ पर किसका आगम होता है? च का आगम होता है। इसकी हम आगम संधि में चर्चा करेंगे। इसलिए पर क्योंकि बहुत बार ये शब्द पूछा गया है एग्जाम में, और इस छे को देखकर हम कंफ्यूज हो जाते हैं और हमें लगता है ये नियम काम कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी मैं इसको यहाँ से मिटा रहा हूँ, व्यंजन आगम संधि में इसकी चर्चा करेंगे। अब देखिए हम दूसरा शब्द लेते हैं। ये शब्द है जगत प्लस श्रेय। बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है, स्टार लगा लें। आप अपने नोट्स बना रहे हो तो इस पे स्टार लगा लें। ये दोनों शब्दों पे, ये दोनों शब्द बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं। इसलिए पूछे गए हैं क्योंकि इसमें एक और क्लू है। क्या क्लू है? कि जिस तरह ये श वर्ण को हम ऐसे लिखते हैं, आपको ध्यान है ये वाला वर्ण भी हमने पढ़ा है संयुक्त वर्ण में। संयुक्त वर्ण में ये वर्ण हमने पढ़ा है श्र। जब हम इसको तोड़ते हैं तो क्या निकलता है? श और रे। इसका मतलब जहां इस तरह का शब्द भी, वर्ण भी आपको नजर आए, तो आप समझना कि यहाँ पर प्रारंभ शब्द का कौन से वर्ण से हो रहा है? श वर्ण से हो रहा है। यही क्लू इसमें है। अब पहले मैं जरा इसको थोड़ा लिख के देखता हूँ ओपन। चलो मैं यहाँ ऑब्लिक लगा के लिख देता हूँ। श्रेय को कैसे लिखेंगे? श में ये मात्रा किसकी है? क्या है ये रे वर्ण है। ये रे वर्ण आ गया, और फिर रे में एक ही मात्रा है, तो इसको अगर अपन या तो अलग से ए लिख सकते हैं, आई नहीं है, ये ए है। और अगर इस वर्ण में लगेगी ये मात्रा, तो हम इसको ऐसे लगा देंगे, हलंत हटा देंगे। ठीक है, ये ऐसे लगा सकते हैं, पर आप इसको मूल शब्द के रूप में लिखें। यहाँ हलंत लगाएं और यहाँ पर
ए लिखें। ठीक है, ये इसका रूप एक ही चीज़ है, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए नियम काम कर रहा है क्या, तय के बाद में शय आ रहा है भाई, तो तय तो बदल जाएगा यहाँ पर च में, और ये वाला शय यानी कि इसी का ही हिस्सा है ये बदल जाएगा किस में, ये बदल जाएगा छः वर्ण में। अब देखेंगे मिला के क्या बनता है, ये आधा च। ठीक है, अब देखिए ये वाले शय को छः बनाना है, बन गया। ये रे की मात्रा को हमको लगाना है यहाँ पर रे। ठीक है, ये ए को लगाना है ऐसे, और बाद वाला जो यह है वो यहाँ पर आ जाएगा। क्या बन गया, जगत श्रेय, यानी जगत का श्रेय। ठीक है, जगत श्रेय बन जाएगा। अच्छा, कई बार क्या करता है एग्जामिनर, इस वाले शब्द में ऐसे दे देगा जगत प्लस श्रेय बराबर, ऐसे मात्रा लगा देता है वो इसमें, और ये भी लगा देगा, ऐसे देगा। कौन सा विकल्प गलत है? हम कई बार जल्दबाजी में ये चीज़ नहीं देख पाते हैं कि वर्ण कौन सा है। श्रेय में ये रे वर्ण है, लेकिन यहाँ पर ये री वर्ण है। पहली चीज़ तो ये कि री और ए इन्होंने दोनों एक साथ लगा दिए, उच्चारण कैसे होगा दोनों स्वरों का? एक स्वर का एक ही बार में उच्चारण हो सकता है, श्री ये कैसे पढ़ेंगे? नहीं पढ़ सकते, पहली चीज़ तो ये। दूसरा, ये वर्ण अशुद्ध है इसका, क्योंकि जब ये संधि शब्द बनेगा तो इस तरह का शब्द बनेगा जगत श्रेय में, ये आएगी मात्रा। बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, स्टार लगा के रखना। ठीक है, आ रहा होगा आपको नियम समझ में। और शब्दों की चर्चा करते हैं। देखिए दूसरा शब्द ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि देखिए यहां तो रे है और यहां री है। अब देखिए कैसे बनेगा इसका, उत प्लस श्रृंखल, ये है मूल शब्द। मूल शब्द क्या है, उत के बाद में श्रृंखल बनेगा। अगर अपन इस शब्द को खोल के रखते हैं, श्रीय श्रृंग कैसे बनेगा, ये आधा शय, उसके बाद में री, और री के ऊपर ये अनुस्वार लग रहा है, तो या तो इसको यहां लगा दो या इसी के ऊपर लगा सकते, एक ही बात है। ठीक है, इसका मतलब, कहने का मतलब ये है कि इस वाले वर्ण में जो मूल वर्ण है वो कौन सा है, शय निकल के आ रहा है इसमें से। संधि का नियम काम कर रहा है, ये च में बदल जाएगा तय, और ये शय किस में बदल जाएगा, छः में बदल जाएगा। अब देखिए कैसे बनेगा, उच्च आधा च आ गया। अब ये छः बनाना है हमको, बन गया। छः में हमें ये री की मात्रा लिखनी है, ये बन गई। इसके ऊपर अनुस्वार लगाना है, ये लग गया। बाद वाले खल शब्द को आप ऐसे कैसे लिख सकते हैं, क्या बन गया, उच्छृंखल। उच्छृंखल उच्चारण भी आप री का करें, ताकि आपको लिखने में कभी भी परेशानी नहीं आए। इसको वो एग्जाम में ऐसे देगा, उत प्लस श्रृंखल बराबर ये वाला, यहां पे वो लगा देगा आपको रे, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, ये गलत है। ये शुद्ध रूप है, ये इसका अशुद्ध रूप है। आपको इनको, इन दो शब्दों को तो बहुत ध्यान से आपको देखना है, अक्सर एग्जाम में ये पूछे जाते हैं। अगला देखिए ये शब्द, देखिए श्रीमत शरद चंद्र। मूल शब्द क्या है, यहां से टूट रहा है, छः छः बन रहा है। देखते हैं एक बार क्या इस नियम के अकॉर्डिंग बन रहा है कि नहीं। अगर मैं इसको श्रीमत बना दूं, अच्छा श्रीमद भी हो सकता है, पर मत ही आता है ज़्यादातर, इसलिए मत ही लिखें आप, श्रीमत। ठीक है, ये छः शय का बना होगा, शय कर दिया पूरा, रे, ये आधा जो च है यहाँ आ रहा है, उसके बाद में चंद्र निकल रहा है। ठीक है, श्रीमत, इस न को यहाँ भी लगा सकते हैं और इसको अनुस्वार के रूप में भी हम लगा सकते हैं। अब आप ये देखें कि ये जो च है, इसका मतलब दो च। याद करो आप, हमने प्रथम वर्ण में परिवर्तन के नियम पढ़े थे। यहाँ पर चंद्र एज इट इज आ रहा है, केवल शरद का ये मूल शब्द बदल रहा है, मूल शब्द दूसरा आएगा, इसकी जगह क्या आएगा। अब आप, मैंने कुछ शब्दों की चर्चा की थी, बार बार जो एग्जाम में आते हैं या व्यंजन संधि में जो काम आने वाले शब्द हैं, उनमें शरत या शरद। अब या तो ये तय हो सकता है या ये दय भी हो सकता है, इस तरह शरद, एक ही बात है। श्रीमत, शरत, चंद्र भी कर सकते हैं। अब देखिए यहां पे ये कौन सी संधि काम कर रही है, ये तैदय की संधि काम कर रही है। यहां पर आप याद करो वो शब्द कि जब तैदय के बाद में च वर्ण आए या छह वर्ण आए, तो प्रथम वर्ण में परिवर्तन होकर तैदय किस में बदल जाएगा,
च में बदल जाएगा। याद करो वो उदाहरण जिसमें हमने देखा था उत प्लस चारण, क्या बन जाएगा इस च की वजह से, ये भी च बन जाएगा, शब्द बना उच्चारण। याद आ गया। तो ये तैदे की संधि वाला शब्द है जो हमने प्रथम वर्ण में परिवर्तन के नियमों में हमने पढ़ा था। तो ऐसा नहीं है कि जब एक संधि पढ़ रहे हैं तो इसी के शब्द आए, आपको पूरा शब्द मिलाकर के देगा। अभी तो अपन जब पूरी संधि एक बार कंप्लीट हो जाएंगी उसके बाद में हम उन सारी चीज़ों पर चर्चा करेंगे, कहाँ कहाँ किस तरह की समस्याएं आती हैं। ठीक है, तो संधि कंप्लीट होने के बाद में अपन एक क्लास ऐसी लेंगे जिसमें आपको ऐसे ऐसे शब्द आएंगे कि आपको पहचानने में दिक्कत आएगी। कभी लगेगा कि इसमें व्यंजन संधि है, कभी लगेगा कि इसमें स्वर संधि भी हो सकती है। कैसे पहचानेंगे उसकी हम ट्रिक भी बताएंगे, तरीका भी बताएंगे। पहले आप श्रीमत शरत चंद्र से बन जाएगा, क्या बन जाएगा, देखिए मूल शब्द अपन ने लिख दिए हैं, अब बना देते हैं इसको। ये तैदे, यहाँ तो तैदे के बाद में श आ रहा है तो तय बदल जाएगा च में, श बदल जाएगा छ में, तो यहाँ तो बन जाएगा श्रीमच्छर। ठीक है, ये तैदे की संधि काम कर रही है तो ये किस में बदल जाएगा, इस च को देख करके च में बदल जाएगा, आधा च आ गया तो ये बन जाएगा श्रीमच्छर चंद्र, है ना। बहुत अच्छा शब्द है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, इस पे भी आप स्टार लगा लें। अगला शब्द देखते हैं, श्रीमच्छंकराचार्य। देखिए वैसे तो इसको नाम से ही पता चल रहा होगा, अभी हमने श्रीमत की संधि तो देखी है, श्रीमत, अब ये छे आ रहा है, श का बना होगा, देख लेते हैं एक बार, इसके ऊपर अनुस्वार लगा दिया, शंकरा, देखिए शंकराचार्य बन रहा है, श्रीमत शंकराचार्य। अब क्योंकि चाहे तो हम यहाँ पर भी एक संधि निकाल सकते हैं। कैसे, आ बन रहा है, स्वर संधि में हमने पढ़ा था, दीर्घ स्वर संधि में कैसे बनता है भाई, ए आ के बाद में कोई भी ए और आ जाए तो ये क्या बन जाता है, दीर्घ रूप हो जाता है इसका। अब ये देखते हैं ये शंकर का बना है कि शंकरा का, भाई या तो ये हो सकता है कि ये शंकर प्लस आचार्य या शंकरा प्लस आचार्य। अब आप इनमें से देखिए, संभावित कंडीशन यही हो सकती है, या तो ये ए होगा या आ होगा, इधर भी ए होगा या आ होगा, जब भी तो आ बनेगा। अब जो शब्द सही है वो पहचाने आप, क्योंकि संधि की कसौटियों में हमने ये देखा था कि दो वर्ण जब पास आ रहे हैं, यानी दो शब्द विच्छेद करने पर शब्दों का अर्थ संधि शब्द के अर्थ से मेल खाना चाहिए और दोनों शब्द सार्थक भी होने चाहिए। अब ये देखिए, शंकरा शब्द नहीं है, शंकर शब्द है, और आचार्य कोई शब्द नहीं है, आचार्य है, तो ये क्या बन जाएगा यहाँ पे, इसको तोड़ के हम बना सकते हैं नियम से, क्या बनेगा, श्रीमत तो ये हो गया, इसको तोड़ सकते हैं यहाँ से, शंकर प्लस आचार्य। अब देखिए एक ही उदाहरण में यहाँ पर ये स्वर संधि भी आ गई, कौन सी आ गई, और स्वर संधि का कौन सा भेद, दीर्घ स्वर संधि। अब यहाँ व्यंजन भी है और स्वर संधि भी है। ऐसे परीक्षा में यूं नहीं पूछेगा कि इसमें कौन सी संधि है, क्योंकि भाई स्वर भी हो रही है और व्यंजन भी हो रही है। हाँ, विच्छेद में ही इस तरह के शब्द वो पूछेगा आपसे, शंकराचार्य का संधि विच्छेद बताए, शंकर प्लस आचार्य, या श्रीमत शंकराचार्य का संधि विच्छेद क्या होगा, श्रीमत शंकर प्लस आचार्य। इस तरह से शब्द आपको आएंगे। ठीक है, अब देखिए ये शब्द हो गया आपका, एक ये शब्द देखें आप, चे बन रहा है मृच्छ कटिक, चे बन रहा है चे, तो या तो ये तय होगा या ये दय होगा। अब ये क्या होगा, च श का टिक, इधर भी शक टिक बन जाएगा। अब देखिए मृत और मृद शब्द दोनों ही शुद्ध है। मृत का मतलब होता है मरा हुआ और मृद का मतलब होता है मिट्टी। अगर आपको बाद वाले शब्द का अर्थ थोड़ा सा भी पता है तो दोनों ही सही हैं। शकटिक का मतलब होता है गाड़ी, ठीक है, गाड़ी। तो मिट्टी की गाड़ी या मरी हुई गाड़ी, भाई मिट्टी की गाड़ी बनेगा तो ये शब्द बनेगा मृद प्लस शकटिक, शकटिक, ठीक है। शकट बने भी गाड़ी होता है, एक प्रत्यय लग रहा है तो शकटिक बन जाएगा, तो ये बन जाएगा शकटिक यानी गाड़ी, तो ये बन जाएगा मृच्छ कटिक यानी मिट्टी की गाड़ी,
ठीक है, इस पे एक उपन्यास भी लिखा हुआ है, मृच्छकटिकम, शूद्रक ने लिखा है, इतिहास में आप पढ़ते हैं, मिट्टी की गाड़ी। ठीक है, तो यहाँ पर मृद प्लस शकटिक करके संधि हो रही है। समझ में आया? अब देखिए, ये तो आप इस शब्द के सारे गूढ़ अर्थों को समझ गए कि कैसे हम पहचानेंगे। जो क्लू था मेन वो ये था कि जहां पर श्रेय वाले शब्द आपको नजर आए वहां पर ये शय आपको देखना है, शय और रे। ठीक है, दूसरा चेछे वाले शब्दों को आप एक बार पकड़ेंगे कि जहां भी चेछे शब्द मिलता है वहां पर आपका ध्यान इस संधि की ओर जरूर जाना चाहिए। अब देखिए, अपन कुछ और शब्दों की यहाँ पे चर्चा करेंगे जिसमें ये संधि काम कर रही है। बहुत सारे शब्द हैं, देखिए, शरद प्लस शशांक। अब तो एकदम सरल है, दे के बाद में शय आ रहा है, सीधे की सीधे बदल सकते हैं। शरच, ये तो च में बदल जाएगा, ये किस में बदल जाएगा? छ में बदल जाएगा, तो ये बन जाएगा शशांक। ये बन जाएगा शरद शशांक। शरद ऋतु का शशांक यानी चंद्रमा। शरद ऋतु के चंद्रमा के लिए शब्द आया है शरद शशांक। अच्छा, शशांक भी चंद्रमा होता है। अब देखिए, अगर अपन शरद प्लस शिशिर करें, ये शरद और शिशिर, शिशिर क्या है? ये ऋतु है। अगर मान लो शिशिर शब्द भी मिला यहाँ पे तो यही नियम काम करेगा। क्या बन जाएगा? शरद। अब क्योंकि ये मात्रा इधर से आएगी ऐसे, छी बन जाएगा शय का, तो ये क्या बन गया? शरद शिशिर, यानी शरद ऋतु और शिशिर ऋतु को एक साथ जोड़ के यहां पर लिखा गया है। और देखिए, सत प्लस शास्त्र क्या बन जाएगा? तेरे के बाद में शय आ रहा है, दोनों वर्ण परिवर्तित होंगे क्योंकि हमने देखा था कि प्रथम वर्ण और द्वितीय वर्ण दोनों बदलते हैं। उन नियमों की हम चर्चा कर रहे हैं। तो ये च में बदल जाएगा तय आधा, ये बदल जाएगा छा। क्या बन जाएगा? सच्छास्त्र। सत यानी सच्चा, अच्छे आचरण वाला, शास्त्र यानी विषय जो हमें अच्छा सिखाता है, ऐसा सच्छास्त्र यानी अच्छा शास्त्र। ठीक है, अब देखिए, सत प्लस शिष्य। अब ये तो अच्छा शास्त्र था, ये अच्छा शिष्य हो गया। क्या बन जाएगा? देखिए, मात्रा को इधर से लिखेंगे इसलिए आधा च, और ये सच्छिष्य। ये शब्द जनरली, ये शब्द तो वो हैं जो अक्सर परीक्षा में आते हैं। ये शब्द आते नहीं हैं पर फिर भी हमें इनकी जानकारी होना ज़रूरी है कि कैसे आए नहीं है, तो आ सकते हैं कभी भी। तो आपको शब्द को छांटना सीख जाएंगे। अब देखिए, ये व्यंजन संधि जब जब आएगी, शरद, शत, इस तरह के शब्द बार बार आएंगे, तो जहाँ भी आप संधि का क्वेश्चन हल करें तो आपके दिमाग में इन शब्दों की जानकारी होनी चाहिए कि मूल शब्द क्या है, उसको कैसे लिखा जाता है, तभी आप संधि का शुद्ध रूप लिख पाएंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया आपको? अब देखिए, कुछ और शब्दों की अपन चर्चा करेंगे। जगत प्लस शांति। अब तो आप आराम से बना पा रहे होंगे। क्या बन जाएगा? बनाओ, देखे, तय के बाद में शय आ रहा है, नियम काम कर रहा है। क्या बन जाएगा? जगत छा, ऊपर बिंदी लगा दो अनुस्वार। क्या बन जाएगा? जगत शांति। यानी अब पढ़ने में बड़ा अजीब लग रहा है पर संधि में पूछा गया है ये शब्द भी। जगत प्लस शांति से क्या बन जाएगा? जगत शांति। ठीक है, देखिए, उत प्लस शिष्ट, ये अच्छा शब्द है, ये भी परीक्षा में पूछा गया है कई बार। क्या बन जाएगा? ये शय, तय के बाद में शय आ रहा है, मात्रा इधर से। बस आप ये ध्यान रखना कि कहीं इसको ऐसे ना लिख दें आप, इस तरह ऐसे मात्रा ना लगाएं आप, उच्छिष्ट पढ़ने में भी नहीं आएगा। और ये तरीका गलत भी है कि छोटी ई की मात्रा को लगाते समय आप ये देखें कि अगर कोई इस तरह का वर्ण है आधा, तो वो मात्रा इस तरफ से आएगी। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा? उच्छिष्ट बन जाएगा। उच्छिष्ट किसको कहा जाता है? जूठन या जूठा। जूठन जो होती है खाना खाने के बाद में जो खाना बच जाता है, उसको क्या कहते हैं? उच्छिष्ट कहते हैं। देखिए, और शब्द है
भगवत, भगवत भी हो सकता है, दोनों ही सही है। भगवत प्लस शोभा, अब तो सरल है एकदम, क्या बन जाएगा? भगवत शोभा बन गया। क्या बन गया ये? भगवत शोभा बन जाएगा। अगर भगवत के बाद में शोभा की जगह अगर ये श्री शब्द भी आ जाए, ये वाला श्री का मतलब भी शोभा ही होता है वैसे, पर क्योंकि मूल शब्द श्री है तो हम इसी के साथ संधि करेंगे। अब देखिए क्या बन जाएगा? भगवत, क्योंकि श्री में क्या है? शय, ये रे और ई की मात्रा, यही खुलेगा ना। ये शब्द को जब वर्ण विस्तार करेंगे तो शब्द विस्तार करेंगे तो ये वर्ण निकल करके आएंगे इसमें से 3। तो ये इसका तो तय और दे की जगह तो चे बन जाएगा। ये शय क्या बन जाएगा? छे बन जाएगा। इसमें रे ऐसे लगा देंगे और ई की मात्रा ऐसे लगा देंगे। भगवत श्री कम काम में आता है, पर फिर भी हमें इस शब्द को ध्यान रखना है। श्री शब्द है, श्री का मतलब होता है शोभा। वैसे लक्ष्मी को भी कहा जाता है श्री, ठीक है। तो ये वाले शब्द हैं। इस नियम में आप आराम से इसको देख लें एक बार, और अगर आपको और शब्द चाहिए तो उसकी PDF हम लोग आपको भेज देंगे, ठीक है। ये शब्द आपको समझ में आ गए होंगे। मैं मिटा देता हूं इनको। पहला नियम था जो हमने पढ़ा, शब्द बहुत सारे हैं, आप एक बार इन चीज़ों को पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा, ठीक है। अब हम दोनों व्यंजन में परिवर्तन का दूसरा नियम लेंगे। दूसरा नियम क्या कहता है? देखिए मैं यहीं पे लिख रहा हूं, पहला नियम मिटा नहीं रहा हूं। दूसरा नियम ये कहता है कि अगर तय के बाद में है वर्ण आए, कौन सा आए? तय के बाद में है वर्ण आए, ठीक है। तो तय और है, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं? दोनों वर्ण में परिवर्तन के नियम पढ़ रहे हैं, तो दोनों वर्ण बदलेंगे। तय तो बदल जाएगा दय में और है बदल जाएगा धय में। ये भी बहुत अच्छी संधि है, पर इसके शब्द कम मिलते हैं। जैसे उत प्लस हार, ये बहुत अच्छा शब्द है, स्टार लगा लें। हर बार मतलब बार बार एग्जाम में आता है। जैसे संधि का कोई प्रश्न होगा तो ये वो शब्द हैं जो बार बार एग्जामिनर की नज़र इन्हीं शब्दों पे पड़ती है। अच्छे शब्द भी हैं, ये सामान्य हिंदी व्याकरण में रोज़मर्रा की उनमें काम में भी आते हैं। तो ये शब्द पूछा जाता है कई बार। देखिए तय के बाद में है बन रहा है, तय का तो क्या बन जाएगा? दय, और है का बन जाएगा धय बन जाएगा, ठीक है। मूल शब्द क्या बन जाएगा? ये आधा, ये हा पूरा है तो धा भी पूरा बन जाएगा। क्या बन गया? उद्धार। अच्छा, इसको मिक्स करके संयुक्त करके लिखने की भी परंपरा है, ऐसे इस तरह भी मिल जाएगा। अब इसमें आपको जहां संयुक्त वर्ण पढ़े आप, उसमें एक बार इनको ध्यान रखें कि जो छोटा लगता है ना अपन को कि ये शब्द, ये वर्ण आधा है, ऐसा लग रहा है कि धय इसमें आधा है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो शब्द पहले लिखा रहता है ऊपर जो बड़ा दिखता है वो होता है आधा, और ये जो है वो पूरा है। और ये आ की मात्रा इस दय की नहीं है बल्कि इस धय की मात्रा है, ये ऐसे, ठीक है। ये जो देख रहे हैं आप, ठीक है। अब देखिए और भी शब्द हैं इसके। उत प्लस हार हो गया, ऐसे उत प्लस हरण भी हो सकता है। उत प्लस हरण क्या बन जाएगा? देखिए वही तय का दय बन जाएगा, है का दय बन जाएगा, क्योंकि पूरा है तो पूरा ही दय बनेगा। उद्धरण क्या बन जाएगा? उद्धरण। और इसको मिक्स करके क्या लिखने की परंपरा है? ऐसे, उद्धरण, उद्धरण, ठीक है। अब देखिए और भी शब्द हैं। उत प्लस हित क्या बन जाएगा? तय का तो दय बन गया, है का क्या बन जाएगा? दय बन जाएगा। अब देखो वही चीज आ गई, ये छोटी मात्रा है तो यहां से ना लगा के इसको छोटी मात्रा को कहां से लगाएंगे? इधर से। तो ये क्या बन जाएगा? उद्दित बन जाएगा। इसको मिक्स करके लिखने की परंपरा ऐसे, क्या बन जाएगा? ये उद्धित बन जाएगा, ठीक है। ऐसे ही देखिए एक शब्द है तत् प्लस हित, क्या बन जाएगा? तय का बन जाएगा दय और है का बन जाएगा धय बन जाएगा, पर क्योंकि पूरी मात्रा है ऐसे आएगी, और आधे वर्ण में तो इस इधर से आएगी ये मात्रा, कैसे? ऐसे बनेगी, ठीक है। क्या बन जाएगा शब्द? अगर आप इसको अलग अलग वैसे बनाना चाहते हैं तो देखिए ये बन जाएगा ऐसे
दे, दोनों शब्द अलग हो गए, छोटी मात्रा है, तो एज इट इज आ गया। तद्धित, तद्धित, ये है का दह बनेगा। मिक्स करके लिखने की परंपरा ऐसे लिखा जाता है। संयुक्त हो गए, यहाँ पे अलग करके लिखे हैं, यहाँ पे संयुक्त हो गए। मात्रा आधे वर्ण के इधर से ही लगेगी, ये आप देख लेना। तद्धित, अच्छा ये क्या है तद्धित? हिंदी में पढ़ते हैं आप, तद्धित प्रत्यय होते हैं, चर्चा करेंगे अपन इस पे प्रत्यय में। तो तत् प्लस हित, तद्धित बन जाएगा। अच्छा ठीक है, ये नियम समझ में आ गया आपको, बहुत सरल नियम है। एक और इसमें एक छोटा सा नियम और है, तीसरा नियम, बस ये लास्ट हो जाएगा इसका, दोनों व्यंजन में परिवर्तन का ये आखिरी नियम है। तीसरा नियम ये क्या कहता है? तीसरा नियम कहता है कि अगर कै के बाद में है वर्ण आए, कै के बाद में है वर्ण आए, तो इसमें क्योंकि दोनों वर्ण बदलेंगे, कै का तो हो जाएगा गे वर्ण और है का हो जाएगा घ, घड़ी वाला घ। ठीक है, अब देखिए शब्द, देखिए शब्द कम मिलते हैं इसके, पर पूछा गया है एग्जाम में, वाक प्लस हरि। ठीक है, कै का क्या बन जाएगा? गे बन जाएगा। है का क्या बन जाएगा? घ बन जाएगा। अब देखिए आधे गे को ऐसे लिखने की परंपरा है, बाघरी, बाघरी। ठीक है, ऐसे एक दूसरा शब्द है इसी का ही, वाक प्लस हंता, क्या बन जाएगा? वाघ, है का क्या बन जाएगा? घ बन जाएगा, बाघंता, बाघंता बन जाएगा ये शब्द। ठीक है, ये दोनों व्यंजनों में परिवर्तन के नियम हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट संधि मानी जाती है। ये हमने जो संधि की 5 स्थितियां बताई थी, उनमें से ये तीसरी स्थिति है जो इसमें इस तरह के शब्द हैं। ठीक है, आप अभ्यास करेंगे इनका, और जैसे ही इस तरह का अगर कोई प्रॉब्लम आए किसी शब्द में, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ये कंप्लीट हो गया। अब 2 स्थितियां और बची हैं जो हमने आपको बताई, व्यंजन आगम संधि और व्यंजन लोप संधि। देखिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्यंजन आगम संधि, यानी कि ये चौथी स्थिति है व्यंजन संधि की। व्यंजन आगम संधि, ये व्यंजन आगम संधि क्या करिए, नाम से ही पता चल रहा है, यानी कि इसमें व्यंजन का आगम होने वाला है। अच्छा, जिन वर्णों का आगम होता है उन वर्णों में मैं बता दूं आपको, एक तो चे का आगम होगा, एक से का आगम होगा और एक षटकोण का आगम होगा। ये आगम संधि में 3 वर्ण हैं जिनका आगम होगा। नियम अभी चर्चा करेंगे। इसको कई बार चे के आगम की वजह से चागम, संस्कृत में चागम बोल देते हैं, इसको सागम संधि और इसको शागम संधि। ठीक है, इस तरह इनको बोल दिया जाता है, पर अपन को इतना ज़्यादा याद हो जाए तो ठीक है, नहीं तो व्यंजन आगम संधि में 3 वर्णों का आगम होता है। एक तो है च वर्ण, दूसरा है से और तीसरा है शे, षटकोण वाला। अब देखिए बहुत सरल नियम है पर इंपॉर्टेंट भी है। देखिए कैसे, पहले हम चे का आगम, पहले हम चे के आगम वाले नियम को पढ़ेंगे। चे का आगम का नियम ये बहुत इंपॉर्टेंट नियम है। देखिए अभी हमने एक शब्द बताया था आपको, अगर आपको याद हो तो, स्वच्छंद शब्द बताया था, ये इसी नियम पे लागू होता है। कैसे? ये चागम संधि का ये नियम कहता है कि अगर स्वर के बाद में 6 वर्ण आए, ठीक है, क्योंकि हमने शुरू में जब व्यंजन संधि की परिभाषा पढ़ी थी तो हमने देखा कि कम से कम एक वर्ण व्यंजन होना जरूरी है। भाई या तो दोनों व्यंजन हो सकते हैं, तो व्यंजन प्लस व्यंजन आ जाएगा तो भी व्यंजन संधि होगी। स्वर प्लस व्यंजन आएगा, ये भी एक स्थिति हो सकती है। या पहला वर्ण व्यंजन और दूसरा वर्ण स्वर भी आ सकता है। तो ये जो स्थिति बन रही है, ये वाली स्थिति बन रही है कि स्वर के बाद में 6 आ रहा है। 6 क्या है? व्यंजन है। इसलिए स्वर के बाद में 6 आने पर ये मान लो कि इस प्लस की जगह 6 हो जाता है, या इसको कह कैसे भी सकते हैं, 6 से पहले 6 का आगम हो जाता है, या दोनों वर्णों के बीच में 6 वर्ण आ जाता है। आधा 6 आएगा, बस ये इंपॉर्टेंट है, ये जो 6 का आगम होगा वो आधा 6 होगा, पूरा कभी भी नहीं आएगा। अब देखिए सबसे पहले तो यही शब्द ले लेते हैं, स्वे प्लस
स्वच्छंद। ठीक है, अब देखिए स्व में क्या है, वर्ण ए है, समझ में आ रहा है ना, कैसे निकलेगा, यहां अलंत लगाया और मूल वर्ण इधर लिख दिया, ए आ गया। ये देखिए स्वर के बाद में 6 आ रहा है, स्वर 11 हमने पढ़े हैं, कोई सा भी शब्द आ सकता है, तो ए के बाद में 6 आ रहा है, इसलिए दोनों शब्दों में कोई चेंज नहीं होगा, केवल चे आ जाएगा बीच में, तो लगा दें इसके बीच में चे, आधा चे आ गया, बन जाएगा स्वच्छंद। आगे समझ में एक एग्जांपल और देखें आप, जैसे तरु प्लस अच्छा, ये बहुत अच्छा मतलब नियम है, यहां से सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। तरु प्लस छाया, रू में कौन सी, रे में कौन सी मात्रा है, स्वर है ऊ के बाद में क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, तो वही चे का आगम, दोनों शब्दों में चेंज करना नहीं है हमें, चे को बनाना है, चे का आगम हो जाएगा, बन जाएगा। अच्छा तरु में ये ध्यान रखना, छोटा ऊ है, बड़ा ऊ ऐसे लिखा जाता है, ठीक है, ये वाला शुद्ध है, ये अशुद्ध है। तरु छाया, अच्छा पढ़ेंगे भी इसको ऐसे कि चे की हल्की सी ध्वनि आपको सुनाई देगी, तरु प्लस छाया तरु छाया। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। अब देखिए कुछ और ये इंपॉर्टेंट नियम है, इसलिए इसके थोड़े उदाहरण और बताते हैं, जैसे छत्र प्लस छाया, छत्र प्लस छाया। अब देखिए स्वर है, अब ज्यादा दिमाग आपको लगाना ही नहीं है इसमें, स्वर है, ए के बाद में 6 आ रहा है, चे का आगम हो जाएगा, छत्र छाया। ये ऐसा ही कि एग्जाम में पूछा गया था, छत्र छाया, मैं तो आपकी छत्र छाया में रहता हूं, या हम तो आपकी छत्र छाया, बोलते छत्र छाया है, इसलिए लिखते भी कई लोग छत्र छाया है, जो कि गलत है, छत्र छाया नहीं है, छत्र छाया। संधि करने के बाद में जो शब्द बनेगा वो बनेगा छत्र छाया, ध्यान रखना है आपको। देखिए और भी कई सारे शब्द हैं, मातृ प्लस छाया क्या बन जाएगा, क्योंकि री ये, अच्छा ये क्या है, देखो ये री क्या है, स्वर है, कैसे इसको अलग निकालेंगे, तय में अलंत लगाया और ये री, हमने वर्णमाला जब पढ़ाई थी तो उसमें सारे स्वर पढ़ाए थे, ये री की मात्रा ऐसे लगती है, और रे जो होता है वो इस तरह, अगर मान लो तय में आप रे लगाना चाहोगे ना तो ऐसे लगेगा, ये री है, तो स्वर के बाद में 6 आ रहा है, 6 का आगम हो गया, क्या लिखेंगे, मातृछाया। ऐसी पितृ के साथ में भी छाया शब्द जुड़ सकता है, कैसे जुड़ेगा, पितृ प्लस छाया क्या बन जाएगा, पितृछाया, पितृछाया नहीं, पितृछाया नहीं, पितृछाया, पितृछाया, इस तरह आपको इसको याद रखना है। देखिए कुछ और शब्द भी हैं, अच्छा नियम है, कुछ और शब्दों की चर्चा करते हैं, जैसे प्र प्लस छन्न, वी प्लस छेद, अनु प्लस छेद, प्रति प्लस छवि। आप आसानी से कर सकते हैं इसमें तो, क्योंकि आपको नियमों का एक बार, वैसे तो एकदम रट तो नहीं सकते, इनको रटना भी नहीं है, लेकिन बार बार जब हम इन चीज़ों को पढ़ेंगे तो आपको इस चीज़ को दिमाग में बिठाना है कि किस तरह संधि शब्दों को हम दिमाग में रखें, किस तरह हम उनको पकड़ें कि इसमें कौन सी संधि होगी, और ऐसे ऐसे धीरे धीरे आप अभ्यास करेंगे तो आपको शब्द दिमाग में इमेज बनने लग जाएगी शब्दों की, तो आप अशुद्ध रूप लिखना छोड़ ही देंगे, आप शुद्ध रूप ही लिखेंगे उनका, तो संधि में बहुत आसानी रहेगी। देखिए प्रच्छन्न, ए के बाद में 6 आ रहा है, स्वर के बाद में 6 मतलब 6 का आगम क्या बन जाएगा, प्रच्छन्न। वी प्लस 6 से क्या बन जाएगा भाई, ई है, ई क्या है, स्वर है, तो ई के बाद में 6 का आगम हो जाएगा, विच्छेद। ठीक है, अनु, ये ऊ उपसर्ग, ये ऊ क्या आ गया, स्वर आ गया, ऊ के बाद में 6 क्या बन जाएगा, अनुच्छेद बन जाएगा, बन गया। प्रति प्लस छवि, प्रतिच्छवि, ये बहुत अच्छा शब्द है, ये भी पूछा गया एग्जाम में, प्रति प्लस छवि से क्या बनेगा, प्रतिच्छवि बनेगा। तो ये चे के आगम का नियम है, समझ में आ गया होगा आपको कि स्वर के बाद में
यदि 6 वर्ण आए तो हमें चे का आगम करना है। पर अब कुछ ऐसे भी शब्द आएंगे जहां पर चे तो दिखेगा पर वहां पर यह नियम नहीं होगा, तो वहां पर आपको थोड़ा सतर्क रहना है। जैसे देखिए, जैसे ये शब्द है स्वच्छ। अब आपका ध्यान सीधा यहां भी जा सकता है कि सर ने ये बताया था भाई स्वर के बाद में 6, तो हो सकता है आप इसको ऐसे तोड़ दो, स्व प्लस 6 आ रहा है सर, तो चे का आगम हमने कर दिया, आधा चे तो स्वच्छ बन गया। भाई नियम दिख तो ऐसा ही रहा है नियम जैसा, परंतु हमें ये देखना है कि अलग करने पर संधि की कसौटी को ध्यान रखना है। विच्छेद करने पर जो शब्द बने वो सार्थक भी तो होने चाहिए। स्व तो ठीक है, सार्थक है, स्व यानी अपना। जैसे ये शब्द है स्वार्थ, अब यहां इसको तोड़ेंगे आप जब तो पता चल जाएगा, स्व प्लस अर्थ, ठीक है, ए और ए मिलकर के आ बन गया, दीर्घ संधि हो गई, दीर्घ स्वर संधि हो गई, ठीक है। लेकिन यहां पर ये तो सार्थक है ही नहीं, इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। उस गड़बड़ को पहचानने के लिए आप देखेंगे वैसे पहले आधा वर्ण जब आता है तो ये ऐसे बनेगा सु प्लस अच्छ, और इसको अच्छा भी लिख सकते हैं, बलाघात के नियम के कारण ये ए रह जाता है आ का, इसलिए सु प्लस अच्छ यानी स्वच्छ, ठीक है। तो कौन सी संधि हो गई इसमें, ऊ के बाद में ए आ रहा है, तो ऊ किस में बदल रहा है, वे में बदल रहा है, ठीक है, समझ में आ जाएगा आपको। अब देखिए दूसरे नियम की हम चर्चा करते हैं। ये तो हो गया चे का आगम, इसको मैं मिटा देता हूं यहां से। दूसरा जो नियम है इसका वो है ये वाला, से का आगम, से का आगम। अब ये से के आगम को कई बार सागम संधि बता दिया हमने, सागम संधि बोल देते हैं। अब बात यह कि नियम कैसे काम करेगा, से का आगम किन स्थितियों में होगा, बहुत कम शब्द हैं, आपको बस ध्यान रखना है कि सम, ये उपसर्ग भी है संस्कृत का, सम उपसर्ग के बाद में अगर क्री धातु के शब्द आए, सम उपसर्ग के बाद में क्री धातु के शब्द, क्री धातु के शब्द कौन से हैं, जैसे देखिए कृत, कार, करण और कृति, इस तरह के शब्द हैं। सम के बाद में यानी सम उपसर्ग हलंत है इसमें, एक तो सम ये होता है जिसका मतलब होता है सम यानी समान, लेकिन ये उपसर्ग है, ये उपसर्ग नहीं है, ठीक है, ये शब्द है। सम उपसर्ग के बाद में क्री धातु के शब्द आए तो ये सम तो बदल जाता है, यानी ये मैं तो बदल जाता है अनुस्वार में ऐसे, और क्री से पहले आगम किसका होता है, अर्ध से का आगम होता है। अब देखिए कुछ शब्द देखते हैं हम, जैसे सम प्लस कृत, बहुत अच्छा शब्द है, आपके विषय भी है, क्या बनेगा, इसको तो बना देंगे अनुस्वार बन गया, इससे पहले आधे से का आगम हो गया और बाद वाले शब्द को हम एज इट इज लिख देंगे, क्या बन गया। अब देखो इसको किस तरह लिखेंगे, ऐसे आधे से को ऐसे लिखेंगे और कृत, संस्कृत। कई लोग इसलिए इस मैं के कारण संस्कृत शब्द को संस्कृत पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, संस्कृत, जानबूझ के इस मैं का उच्चारण करना चाहते हैं, वैसे ठीक नहीं है संस्कृत, क्योंकि अनुस्वार है, पंचमाक्षर को हम अनुस्वार लिख सकते हैं, तो अनुस्वार का उच्चारण नासिका से होगा, उसमें संस्कृत ही होगा, संस्कृत नहीं पढ़ सकते हम उसको, उच्चारण की दृष्टि से गलत है, इसलिए हमें संस्कृत ही उसको पढ़ना चाहिए। बनेगा कैसे, सम प्लस कृत से बन जाएगा। अब सम के बाद में ये सारे शब्द आप लगा दें तो क्या शब्द बन जाएंगे, ये तो संस्कृत तो हमने पढ़ ही लिया, सम के बाद में कार लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, संस्कार, करण लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, संस्करण बन जाएगा ना। कैसे बनेगा भाई, जैसे ये सम है और ये करण है, तो इसको तो बदल दो अनुस्वार में मैं को, अर्ध से का आगम हो गया और बाद वाले शब्द को ऐसे कैसे लिख दो, संस्करण बन गया, ठीक है। ऐसी संस्कृति बन जाएगा यहाँ पे, संस्कृति।
अब संस्कृति को भी संस्कृति पढ़ना चाहिए। अगर संस्कृत को संस्कृत पढ़ रहे हैं तो संस्कृति को संस्कृति क्यों पढ़ रहे हैं? संस्कृति पढ़ो आप उसको। संस्करण को संस्करण पढ़ो। गलत है, कई लोग बोलते हैं अच्छा संस्कृत के कई विद्वान संस्कृत बोलते हैं, नहीं बोलना चाहिए। दूसरा नियम आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसका श का आगम पढ़ेंगे हम। तीसरा है श का आगम, ये मूर्धन्य श है। अब ये इसका आगम कब होगा, इसका भी एक सरल सा ही उदाहरण है। बस आपको केवल एक ये शब्द याद रखना है, परि। ये उपसर्ग है ना, परि क्या है? संस्कृत के उपसर्गों में हम इसको पढ़ेंगे। परि के बाद में वही क्री धातु के शब्द जो हमने अभी पढ़े, क्री धातु के शब्द जैसे कृति, कार, करण, कृत, इस तरह के शब्द आ जाए तो इनके बीच में अब परी का कोई चेंज नहीं होगा, परी एज इट इज रहेगा, केवल उनके बीच में अर्ध श का आगम होगा। एक बार हम देख लेते हैं कैसे। जैसे ये परी प्लस कृति हमने लिखा, क्या बन जाएगा? श का आगम ला दो, बस कुछ ही नहीं करना। परी तो एज इट इज आ गया, अर्ध से ऐसे आ गया, परिष्कृति क्या बन जाएगा? परिष्कृति बन जाएगा। अगर ये कार लाएंगे इसके बाद में तो क्या बन जाएगा? परिष्कार आ जाएगा। करण लाएंगे तो क्या बन जाएगा? परिष्करण बन जाएगा। कृत लाएंगे तो क्या बन जाएगा? परिष्कृत बन जाएगा। समझ में आ रहा है? एकदम सरल नियम है। अच्छा, इसमें एक छोटी सी दुविधा है। क्या दुविधा है? वो दुविधा ये है कि इस परी का एक रूप ऐसे भी माना गया है, ये वाला परिहि, परिधि को, परिक्रमा को, या चारों ओर। संस्कृत उपसर्गों में तो हम ये पढ़ते हैं, ये अव्यय के रूप में भी हम इसको पढ़ते हैं। कई जगह गाइड में और किताबों में भी बताया गया है परिहि के बाद में अगर ये कार शब्द आता है तो ये विसर्ग किस में बदल जाता है? श में। इसलिए ये परिष्कार कहलाएगा, इसलिए ये परिष्कार कहलाएगा। नियम गलत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु अगर आपको परिष्कार का संधि या इन शब्दों का संधि विच्छेद आए तो आप परी को प्राथमिकता देंगे, ये विसर्ग वाला नहीं, बिना विसर्ग वाला। यहाँ ये ध्यान रखना है। हमने ये बताया संधि में विच्छेद पूछे तो विसर्ग संधि को प्राथमिकता देंगे, जब हमने स के तालवीकरण की बात की थी। लेकिन ये परी शब्द को आपको विशेष रूप से याद रखना है कि अगर परी प्लस कार आ जाए तो ही आपको परिष्कार करना है, इसको द्वितीय दूसरे नंबर पे रखना है, यानी प्राथमिकता इसको देनी है। अगर ये ऑप्शन में है ही नहीं तो आपको द्वितीय प्राथमिकता में परिहि प्लस कार से परिष्कार बना सकते हैं। ठीक है, याद रहेगी ये बात। ये व्यंजन आगम संधि के बारे में ये चौथा नियम था, इसकी हम चर्चा कर चुके हैं। बहुत इंपॉर्टेंट नियम है। पहला वाला नियम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, च वाला ये कम काम आते हैं पर आते ज़रूर हैं। ठीक है, अब इसका लास्ट नियम और बचा है, किसका? व्यंजन संधि का। उसकी भी हम चर्चा कर लेते हैं, छोटा सा ही नियम है। पांचवी स्थिति बोलेंगे हम इसको, क्या बोलेंगे? पंचम स्थिति, पांचवी स्थिति। इसको हम नाम दे सकते हैं व्यंजन लोप संधि। व्यंजन लोप संधि। भाई व्यंजन आगम हो गया तो अब एक अंतिम रूप बचा इसका व्यंजन लोप, यानी व्यंजन में परिवर्तन। भाई लोप होना भी, वर्ण का लोप होना भी व्यंजन में परिवर्तन कहलाएगा। ठीक है, व्यंजन का आना भी व्यंजन में परिवर्तन है, व्यंजन का बदलना भी तो परिवर्तन है ही, पर आगम और लोप दोनों भी व्यंजन में परिवर्तन या विकार माने जाते हैं। इसलिए ये व्यंजन संधि का अंतिम भेद है एक तरह से। अब देखिए व्यंजन लोप संधि में किन किन वर्णों का लोप होता है, हम उनकी चर्चा करेंगे। ने का लोप हो जाएगा, से का लोप हो जाएगा और रे का लोप हो जाएगा। जैसे आगम संधि में च, स और श तीन वर्णों का आगम होता है, यहाँ पर न, स, र तीन वर्णों का लोप भी होता है। तो सबसे पहले अपन ने के लोप की संधि पर चर्चा करेंगे। ने का लोप, अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ने का लोप कैसे होगा? देखिए
कुछ संस्कृत के शब्द हैं जिनमें मूल रूप से अंत में ने आता है। उन शब्दों को मैं एक बार यहाँ लिख देता हूं। जैसे ये शब्द है आत्मन, ठीक है। ये शब्द है पक्षिण, युवन, मंत्रिण। अब देखिए और भी शब्द अभी लिखेंगे। ये आत्मन शब्द है, अगर इससे मैं एक शब्द बनाऊं तो आत्मन से वैसे तो शब्द पूरा क्या बनता है? आत्मा। पक्षिण से क्या बनता है? वे शुद्ध पक्षी हम ऐसे ही तो लिखते हैं। युवन से क्या बनता है? युवा। मंत्रिण से क्या बनता है? मंत्री बनता है ना। देखिए और भी शब्द हैं। योगिन, इस योगिन शब्द से क्या बनता है? योगी बन जाएगा पूरा शब्द, ठीक है। अब देखिए बात यह है कि इन शब्दों के अलावा इन शब्दों को हम कैसे इस लोप संधि में काम में लेंगे, एक बार हम वो समझते हैं। ये तो हमारे इनके सही रूप हमने देख लिए, पर बात यह है कि संधि में क्या होगा। देखिए अगर इन शब्दों के बाद में, इनको तो अब मैं मिटा देता हूं, इन शब्दों के बाद में इसमें और भी शब्द हैं जैसे प्राणिन, ठीक है, तेजस्विन, मेधास्विन, इस तरह के बल। इन शब्दों के बाद में कोई भी वर्ण आए, कोई वर्ण, ठीक है, स्वर व्यंजन कुछ भी आए, तो इनमें क्या होगा? ने का लोप हो जाएगा। इस वाले ने का क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट। यानी कि और कोई चेंज नहीं होगा, इनकी मात्राएं जैसे ही हैं ऐसे की ऐसे रहेंगी। जैसे आत्मन में अगर कोई शब्द मिलेगा तो ने का लोप होगा, सिंपल आत्मा आएगा। पक्षिण में ये आएगा, युवन में ये आएगा, मंत्रिण में ये आ जाएगा, प्राणिन में ये आ जाएगा, तेजस्विन में ये आ जाएगा। केवल और केवल ने का ही लोप इसमें होगा। देखिए कुछ शब्द देखते हैं हम। जैसे आत्मन के बाद में शब्द है विश्वास। आत्मन के बाद में शब्द क्या है? विश्वास शब्द है। तो अब आप ये देखें कि नया शब्द कोई भी वर्ण मिल रहा है इसमें, स्वर व्यंजन, तो सिंपल इस ने का लोप हो जाएगा। ने के लोप से शब्द क्या बनेगा? आत्मविश्वास, ठीक है, आत्मविश्वास बन जाएगा। अब देखिए इसी आत्मन शब्द का एक शब्द आया था एलडीसी के एग्जाम में, इसमें लिखा हुआ आया था, मतलब उसमें पूरा शब्द था। मैं पहले आपको इसका एक तरीका बता रहा हूं। आत्मन के बाद में अगर शब्द आ जाए आनंद, क्या होगा? आत्म, हमने कहा स्वर व्यंजन कुछ भी आए, हमको बाद वाले शब्द को एज इट इज लिखना है। आत्म आनंद नहीं पढ़ पा रहे, दिक्कत आ रही है, क्यों? क्योंकि यहां ऐस्वर है और यहां आस्वर है, ये दोनों मिलकर के भी यहां पर यानी वर्ण के लोप के बाद में भी ये संधि बना रहे हैं। इसका मतलब ये दोनों मिलकर के एक हो जाएंगे और नया शब्द क्या बनेगा? आत्मानंद। ये शब्द एग्जाम में पूछा था एलडीसी के में। आत्मानंद शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? अब आप ये देखें कि उसमें जो ऑप्शन दे रखे थे उसमें आत्मन प्लस आनंद भी ऑप्शन में था, आत्म प्लस आनंद भी ऑप्शन में था और आत्मा प्लस आनंद भी ऑप्शन में था। एक और शब्द था जो इनसे अलग था, आत्मन प्लस आनंद, आत्म प्लस आनंद और आत्मा प्लस आनंद। सारे ही सही है, गलत कोई सा नहीं है। बात यह है कि आंसर क्या आएगा, प्राथमिकता किसको देनी है। तो हमें इन शब्दों के मूल शब्दों को ध्यान में रखना पड़ेगा। यहां पर अगर ये शब्द ऑप्शन में है तो पहली प्राथमिकता हम इस शब्द को देंगे आत्मन प्लस आनंद को, ठीक है। अगर ये उसमें आंसर यही था, अगर मान लो ये ऑप्शन में नहीं है तो बात आती है आत्म प्लस आनंद की या आत्मा प्लस आनंद की।
तो दूसरे नंबर पे हम कोशिश करेंगे कि हम सिर्फ और सिर्फ इस शब्द को लोप करके दूसरे नंबर पे इसको प्राथमिकता दें, आत्म प्लस आनंद को, और तीसरे नंबर पे हम आत्मा प्लस आनंद को प्राथमिकता दें। गलत कोई सा नहीं है, चारों ही सही हैं, इसको ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अब देखिए, ये तो हमने आत्मन प्लस इसका ही उदाहरण लिया। अब पक्षिण, पक्षिण प्लस राज, पक्षिण प्लस राज, पक्षिण प्लस राज से क्या बन जाएगा? देखिए, हमने कहा सिंपल लोप होगा वर्ण का, पक्षी राज बन गया, पक्षी राज सही है। अगर कई बार ये शब्द शुद्धि में पूछ लिया जाता है पक्षी राज, ये गलत होगा। हम सिंपल ने का ही लोप यहां से करेंगे और शब्द को मिला देंगे पक्षी राज, छोटी ई की मात्रा आएगी, बड़ा गलत है। ऐसे ही युवन प्लस राज क्या बन जाएगा? युवराज बन जाएगा। पढ़ा हुआ शब्द है, कई बार पढ़ा है आपने, युवराज बन जाएगा। ऐसे ही ये देखिए, मंत्रिण प्लस मंडल, शब्द को हटा दो, केवल ने को छोटी मात्रा के साथ लिखेंगे, मंत्री मंडल, क्या लिखेंगे? मंत्रिमंडल। कई बार एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है ऐसे, मंत्रिमंडल, ये गलत है। अजीब लग रहा होगा देखने में, लेकिन ये मंत्रिमंडल शब्द यहां पर गलत है। अब चाहे मंत्री परिषद हो तो भी हम क्या लिखेंगे? मंत्री परिषद, परिषद में दे में अंत में हलंत आता है, मंत्री परिषद। मंत्री नहीं करेंगे इसको, छोटी ई की ही मात्रा यहां पर आएगी। अब देखिए और भी शब्द, इसका भी एक उदाहरण देखते हैं, ये भी अच्छा शब्द है, योगिन प्लस राज, कोई दिक्कत नहीं है, क्या बन जाएगा? योगीराज, क्या बन जाएगा? योगीराज बन जाएगा। ने का लोप हो गया सिंपल। लेकिन अगर इसके बाद में ईश्वर शब्द हो, अगर इसके बाद में ईश्वर शब्द हो तो क्या बनेगा? देखिए आप, एक बार तो ने का लोप हो जाएगा, ऐसे हो गया योगी, और फिर मैं ईश्वर अगर इसके बाद में लिखना चाहूं तो मुझे पता चलेगा कि ये छोटी ई और ये बड़ी ई, ये दोनों संधि करके क्या बनाती हैं? ये बड़ी ई बनाती हैं। इसलिए ये शब्द क्या बन जाएगा? योगी ईश्वर। योगी ये इसमें आ जाएगा, बड़ी ई शामिल और श्वर, योगीश्वर, ठीक है। अब ऐसे जिस तरह आत्मानंद शब्द आया था, आत्मानंद शब्द जैसे आया था, उसी तरह ये वाला शब्द भी आ सकता है, ये वाला शब्द भी आ सकता है। इसमें वो पूछ सकता है कि ये योगीश्वर जो शब्द है क्या है? योगीश्वर। सपोज करो ये शब्द है योगीश्वर, इस योगीश्वर शब्द में संधि विच्छेद क्या होगा? अगर मान लो वो ऑप्शन में ये बताता है योगिन प्लस ईश्वर, तो हम प्राथमिकता इसी को देंगे, क्योंकि मूल शब्द तो योगिन प्लस ईश्वर ही है, बना योगीश्वर है। द्वितीय नंबर पे, दूसरे नंबर पे अगर हम देखें प्राथमिकता, तो हम क्या करेंगे? योगी प्लस ईश्वर को भी ये दूसरे नंबर पे प्राथमिकता देंगे, और तीसरे नंबर पे, क्योंकि योगी को ऐसे भी लिखा जाता है योगी प्लस ईश्वर, ठीक है। अब यहां पर ये योगीश्वर शब्द भी सही है, ये योगिन भी सही है। ये योगी, क्योंकि योगी अकेला इस तरह नहीं लिखा जाता, ये योगी इस तरह अकेला नहीं लिखा जाता, इस तरह ये रॉन्ग है, ठीक है। इसलिए यहां पर दूसरे नंबर पे प्राथमिकता हम किसको देंगे? इस वाले योगी शब्द को देंगे। मूल शब्द अगर ये आए तो हमें योगिन करना है, ठीक है। अब देखिए एक और एग्जाम्पल ऐसा ही है, ये प्राणिन, देखिए इसको लेते हैं पहले, प्राणिन प्लस मात्र क्या बन जाएगा? इधर लिख देते हैं प्राणी मात्र, क्या बन जाएगा? ये प्राणी मात्र, ये सही है। लेकिन हम क्या लिख देते हैं कई बार? प्राणी मात्र, जो कि
गलत है। हमें इस तरह प्राणी मात्र नहीं लिखना, ये लिखने का तरीका गलत है। संधि क्या हो रही है? प्राणिण प्लस मात्र। इसकी संधि क्या हो रही है? प्राणिण प्लस मात्र, तो ये बन जाएगा प्राणी मात्र, इस तरह। ठीक है, अब देखिए एक शब्द और है इसमें, राजन। क्या शब्द है? राजन। राजन को क्या कहते हैं? राजा। राजन का मतलब क्या होता है? राजा। अगर मान लो ऐसे आ जाए राजन प्लस राज, जब तो हम सीधा कर देंगे राज राज, क्या कर देंगे? राज राज कर देंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है, सही है ये। अगर मान लो ऐसे आ जाए कि राजन प्लस ऋषि, ये भी उसी तरह का शब्द है, आत्मानंद की तरह का। राजन प्लस ऋषि शब्द आ जाए मान लो, तो क्या करेंगे? मूल रूप से तो क्या करेंगे? पहले राज, न का लोप हो जाएगा। न के लोप के बाद में जब ये ऋषि शब्द यहाँ पे जुड़ेगा तो आप ये देखें कि यहाँ ए और री जब मिलते हैं तो दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं? अर बनाते हैं। गुण संधि याद है आपको? ठीक है, अब अर बनाते हैं तो इसमें आप अर जब शब्द जोड़ेंगे ऐसे, क्योंकि ये ए कैसे निकला? जब हमने इसको हलंत लगाया तो ए निकल गया, इधर से री मिल गया, ये दोनों मिलकर के अर बन गए, ये आ गए। इधर क्या बचा? राज, और इधर शी, तो ये स्वर तो इसमें आ जाएगा, ये हो गया राज। ये आधा रे इस तरह आगे वर्ण के ऊपर रेफ के रूप में चला जाएगा ऐसे, ये बन जाएगा राजर्षि। ठीक है, अब ये राजर्षि जो शब्द है इसका संधि विच्छेद हमसे वो पूछता है, तो मूल रूप से हम इसका संधि विच्छेद करेंगे राजन प्लस ऋषि, प्राथमिकता इसको देंगे। दूसरे नंबर पे हम प्राथमिकता राजा प्लस ऋषि को देंगे, और तीसरे नंबर पे हम राज प्लस ऋषि को भी दे देंगे। लेकिन क्योंकि इसका जो अर्थ निकलता है राजर्षि का, वो मतलब है जो राजा है जो ऋषि है, तो जो राजा है जो ऋषि है, तो राज तीसरे नंबर की प्राथमिकता में आएगा जब ये दोनों नहीं है। नहीं तो राजन प्लस ऋषि या राजा प्लस ऋषि ही इसका संधि विच्छेद बनेगा। ठीक है, ऐसे ही तेजस्विन के बाद में तेज शब्द आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा? सिंपल एकदम, तेजस्विन तेज। अगर मान लो केवल तेजस्वी लिखना पड़े तो कैसे लिखेंगे? फिर ये मात्रा बड़ी हो जाएगी, ऐसे लिखेंगे तेजस्वी। क्या लिखेंगे? तेजस्वी। ठीक है, ऐसी मेधास्विन में क्या लिखेंगे? इसमें देखिए मेधास्विन, ये मेधास्विन है, इसको मूल रूप से क्या लिखते हैं? मेधावी, मेधास्वी, ये लिखते हैं मेधास्वी, लिख देते हैं इसको। ठीक है, अब ये वो संधि है जिसमें न का लोप होता है, बहुत इंपॉर्टेंट संधि है। प्राथमिकता के आधार पर हमको देखना है कि मूल शब्द क्या है। अब इसके न के लोप के बाद में हम से के लोप पर विचार करेंगे। देखिए ये न के लोप को मिटा देता हूं मैं यहां से। देखिए अब दूसरा नियम क्या है हमारा? से के लोप का नियम है ना, से का लोप। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है ये, पर इसमें से सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए सबसे पहला तो क्या पूछेगा? ऐसे पूछेगा उद प्लस स्थान, संधि विच्छेद करवाएगा या तो क्या बनेगा? पहले अपन देख लेते हैं। देखिए इसमें से का लोप हो जाएगा, ये से है, इसके बाद में थान है, ये उद शब्द है, तो इसमें से का लोप हो जाएगा, क्या बचेगा? उद थान बचेगा। लेकिन जैसे ये थे यहाँ बचेगा तो वो दे के बाद में थे। आप याद करें अघोषीकरण की संधि, अघोषीकरण की संधि में हमने पढ़ा था कि दे के बाद में यानी तृतीय वर्ण के बाद में अगर मान लो अघोष वर्ण होते हैं तो ये भी अपने अघोष में बदल जाता है। तो दे का अघोष क्या होगा? तय होगा, तो ये क्या बन जाएगा? उत्थान। देखिए ये बन जाएगा उत्थान। बहुत अच्छा शब्द है, ये शब्द कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। उद प्लस स्थान बराबर उत्थान।
और इसमें वो पूछे उत्थान शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो आप इसमें उद उपसर्ग निकालेंगे। क्या निकालेंगे? उद उपसर्ग। हालांकि उपसर्ग तो इसमें हम उत भी निकाल सकते हैं क्योंकि संधि होना जरूरी नहीं है उपसर्ग के लिए, लेकिन उद को यहाँ प्राथमिकता देंगे। बस ये ध्यान रखना, द्वितीय नंबर पे उत को प्राथमिकता देंगे। बाकी संधियों में हमने देखा कि हम उत को प्राथमिकता दे रहे थे, तो इस शब्द को स्पेशली याद रखना आप। अब देखिए एक शब्द है मनस प्लस ईशा। अब देखिए ये भी से के लोप की संधि है, लेकिन इसमें क्या होगा, से के लोप के साथ में इसका तो लोप हो ही जाएगा से का, लेकिन इससे पहले वाला जो ए है उसका भी इसमें लोप होगा। तो मूल शब्द क्या बचेगा, ये वाला। फिर इसके बाद में ये ईशा शब्द जुड़ेगा तो ये बन जाएगा मनीषा। कई बार पूछा गया है शब्द ये एग्जाम में, मनस प्लस ईशा। ईशा यानी इच्छा, तो मन की इच्छा, मनस यानी मन की इच्छा, मनीषा। ऐसी मनीष शब्द का भी वो पूछ सकता है, क्या बन जाएगा, मनस प्लस ईश। ठीक है, मनीष बन जाएगा। ठीक है, तो ये इसमें से के लोप में ये 2-3 शब्द ही हैं जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अब ये अंतिम वर्ण बचा है इसका रे का लोप। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट संधि है। तीसरा है इसका रे का लोप। देखिए इसका छोटा सा नियम है कि अगर दुर और निर के बाद में रे वर्ण वाले शब्द आए, रे वर्ण आए, दुर और निर के बाद में रे वर्ण के शब्द आए, तो दुर का तो हो जाता है दु और निर का क्या हो जाएगा, नी। बाद वाला वर्ण एज इट इज आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे देखिए बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है ये निर प्लस रोग, बहुत अच्छा शब्द है। अब देखिए रे के बाद में, दुर और निर के बाद में रे वर्ण आ रहा है, तो रे का लोप करेंगे तो रे का तो लोप हो ही जाएगा, लेकिन इसका जो नी छोटा है वो काय में बदल जाएगा, बड़े में। तो चाहे तो आप इसको ऐसे याद कर सकते कि पूरा निर ही नी में बदल जाएगा, पर यहाँ पर क्योंकि रे का लोप भी हो रहा है इसलिए इसको लोप संधि में आप याद रखेंगे। तो निर से क्या बन गया, निर का तो नी, और बाद वाले शब्द में कोई बदलाव नहीं है इसलिए इसको ऐसे ही लिख दो, निरोग। अच्छा, अशुद्ध रूप में भी कई बार शब्द शुद्धि में भी आता है, ऐसे लिखा रहता है निरोग, तो ये गलत है। ठीक है, तो इसमें निरोग सही है। ऐसे ही निर से बनने वाले और भी शब्द हैं, जैसे निर प्लस रंध्र, क्या बन जाएगा, निर का नी बन जाएगा, ये बन जाएगा नी, तो नीरंध्र बन जाएगा। अच्छा, इनका मतलब क्या होता है, निर का मतलब होता है रहित या बिना, दुर का मतलब होता है कठिन, क्या होता है, कठिन। अब देखिए नीरंध्र हो गया। एक शब्द है, जैसे ये शब्द आ जाए आपको नीरस। अब पूछेगा, बहुत बार पूछेगा, क्या पूछा गया है एग्जाम में, वो 4 शब्द देता है, एक देता है नीरोग, दूसरा देता है नीरंध्र, चौथा देता है नीरस और एक दे देगा नीरज। और ऐसे पूछेगा कि अलग कौन सा है इनमें से, तो आप अभी ये संधि के नियम देख लेंगे तो पता चल जाएगा। नीरस शब्द जो बनेगा, बाद वाला शब्द तो बनेगा रस, और ये जो नी बना है वो किससे बना है, निर, यानी रस से रहित जो रचना होती है उसको कहते हैं नीरस। हो गया वातावरण, या ये रचना तो एकदम नीरस है, तो ये नीरस यानी बिना रस के, रस रहित। ठीक है, अब बात आती है इस नीरज की। कई बार तो इनमें ये पूछ लेता है कि इनमें उपसर्ग कौन सा है, नी में, नीरंध्र में, नीरोग में, नीरस में, तो पता चल गया कौन सा उपसर्ग है, निर। और साथ में वो एक और देता है कि निम्नलिखित में से कौन से शब्द में निर उपसर्ग नहीं है। तो हमें कई बच्चे इसको कर देते हैं भाई निर प्लस रज हो जाएगा, ये नहीं, लेकिन ये गलत है। क्यों, बन तो जाता निर प्लस रज, रज से रहित, लेकिन ये नीरज जो शब्द है वो कमल के लिए रूढ़ हो चुका है, इसलिए इसका जो अलग अलग भेद होगा, शब्दों को अलग करेंगे तो ऐसे बनेगा ये नीर प्लस जय, यानी नीर में यानी पानी में जन्म लेने वाला, तो ये बन जाएगा नीरज। ठीक है, अब देखिए यहां पर संधि है क्या, नहीं, बदलाव नहीं हो रहा ना भाई, एज इट इज मिल रहा है ये, तो यहां पर क्या है, यहां पर संधि ना होकर के संयोग है। ठीक है, तो ये वो संधि है
जो हमें ये बताती है कि ये व्यंजन संधि कंप्लीट हो गई। यहाँ पर हम व्यंजन लोप संधि में न, से और रे इन 3 वर्णों के लोप को हमने पढ़ा है। ये व्यंजन संधि आज कंप्लीट हो गई है। अगले वीडियो में हम विसर्ग संधि लेकर के आएंगे। धन्यवाद।